हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण। दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है आदर्श गैस समीकरण मतलब ये गैसों का समीकरण है, कोई अलग चीज नहीं है, गैसों का समीकरण है। अब दोस्तों, गैसों से याद आया तो गैसों से संबंधित दोस्तों हमने 3 समीकरण पढ़े हैं, है ना। 3 नियम पढ़े हैं, इसमें बॉयल का नियम हुआ, चार्ल्स का नियम हुआ, एवोग्रेडो का नियम हुआ और एक नियम और हमने पढ़ा है गैलुसाक का नियम। दोस्तों, अभी तक आपने यदि इनको नहीं देखा, नहीं पढ़ा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यदि आदर्श गैस समीकरण की बात करें तो दोस्तों ये गैस समीकरण है। अब ये कैसा गैस समीकरण है, इसमें क्या होता है? तो दोस्तों, ये जो आदर्श गैस समीकरण है एक ऐसा गैस समीकरण है जो किसी गैस गैस कोई सी भी हो, किसी गैस के ताप, दाब, आयतन और उस गैस में मोलों की संख्या। क्या बोला मैंने? किसी गैस के ताप, दाब, आयतन व उस गैस के मोलों की संख्या, इन तीनों चारों में क्या बताता है? संबंध बताता है। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जो ताप, दाब, आयतन, मोलों की संख्या आदि में संबंध बताता है या संबंध स्थापित करता है, उसे हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। यदि मैं इसकी दूसरी परिभाषा की बात करूं तो दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो बॉयल नियम, कौन सा नियम? बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, एवोग्रेडो नियम आदि में संबंध स्थापित करता है। उस समीकरण को हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्लियर है कहानी? आपको 2 परिभाषाएं मिल गई। पहली परिभाषा क्या है? ऐसा समीकरण जो किसी गैस के ताप, दाब, आयतन व मोलों की संख्या में संबंध स्थापित करता है, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। यह दूसरी परिभाषा है, ऐसा समीकरण जो बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, एवोग्रेडो नियम आदि में संबंध स्थापित करता है, कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। तो ये तो हुआ दोस्तों आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अब ये आदर्श गैस समीकरण होता क्या है, ये चीज तो हमें पता होना चाहिए। क्या होता है? तो दोस्तों, जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है पीवी बराबर एन आर टी। क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी, जहां पी दाब है, भी आयतन है, एन मोलों की संख्या, आर गैस नियतांक और टी ताप। ये होता है आदर्श गैस समीकरण। तो दोस्तों, हमें इस आदर्श गैस समीकरण की स्थापना करनी है। ठीक है, तो इस आदर्श गैस समीकरण की स्थापना हम कैसे करेंगे उस चीज को देखो। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपने बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, एवोग्रेडो नियम, ये जो समीकरण है वो इन्हीं में संबंध बताता है ना, तो बस आप इनका यूज करो। आप बॉयल नियम का यूज करो, आप चार्ल्स नियम का यूज करो, आप एवोग्रेडो नियम का यूज करो। इन तीनों का आप यूज कर लो, आप इसकी स्थापना कर लोगे। ठीक है, तो आइए हम इसकी स्थापना करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण की स्थापना करने का हम एक हल्का सा ये व्यंजक करेंगे। क्या करेंगे? व्यंजक। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि इसमें हम किसका नियम यूज करते हैं? बॉयल का नियम यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले बॉयल नियम इसमें लगाओ। ठीक है, तो लिख दो आप बॉयल नियम से, बॉयल नियम से। ठीक है, अब बॉयल नियम से, तो बॉयल नियम क्या कहता है? तो दोस्तों, मैंने बॉयल नियम में आपको बताया था कि जो बॉयल नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात भी व्युत्क्रमानुपाती पी, भी व्युत्क्रमानुपाती पी। ये बॉयल नियम था, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इसको नहीं देखा तो ये सभी नियम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको दे देना आप दोस्तों समीकरण नंबर 1। इसके बाद कौन सा नियम था? चार्ल्स नियम। तो आप चार्ल्स नियम ले लो, है ना। तो आप लिख दो इधर चार्ल्स नियम से। ठीक है, अब चार्ल्स नियम में हमने क्या देखा था? चार्ल्स नियम में देखा था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन होता है वो ताप के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ताप के कैसा होता है? समानुपाती, अर्थात
भी समानुपाती टी, ये हमने देखा था। तो आप करो इसके काम, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमने क्या देखा था, एवोगैड्रो का नियम। तो आप एवोगैड्रो का नियम लगा दो और लिख दो एवोगैड्रो के नियम से, एवोगैड्रो के नियम से। अब एवोगैड्रो के नियम में क्या होता है, एवोगैड्रो के नियम में हमने देखा था कि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो मोलों की संख्या के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात की बात करें तो अर्थात भी समानुपाती n, ऐसा हमने देखा था एवोगैड्रो के नियम में। तो आप कुछ मत करो दोस्तों, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। एनी प्रॉब्लम? अब आप समीकरण 1 2 3 को देखो, इसमें देखो भी समानुपाती p, व्युत्क्रमानुपाती p है और भी ही इसमें है, भी ही इसमें है, तीनों में भी है ना, तीनों में भी है। समीकरण 1 2 3 तीनों में क्या है, भी है। तो इस तरफ का सेम है और इस तरफ का क्या है, अलग अलग। तो एक काम कीजिए, समीकरण 1 2 3 को मिला दीजिए और इस तरफ का एक बार लिख दो, क्योंकि ये तो सेम है, और इसको अलग अलग लिखो। ठीक है, तो यहां दिख रहा है क्या? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 2 बा 3 से। ठीक है, समीकरण 1 2 बा 3 को मिला दो। ठीक है, तो देखो इधर भी सब में एक ही है, ठीक है, तो भी को एक बार लिख दो। फिर ये समानुपाती का सब में लगा है, एक बार लगा दो। अब इधर क्या है, 1/p, तो ये लिख दो 1/p डॉट। इधर क्या है, t, तो ये लिख दो t डॉट। इधर क्या है, n, तो ये लिख दो n। एनी प्रॉब्लम? तो हमने देखा कि भी समानुपाती क्या हो गया, p, t और n। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज ही तो पता है, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, है ना। तो इस समानुपाती चिन्ह को हमने हटा दिया। जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम गैसों के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो आएगा r। क्या आएगा, r। ठीक है, ये r आ गया। बाकी 1/p t n, इनको ज्यों को त्यों लिख दो। ठीक है, t है ना, और ये n, इनको ज्यों का त्यों लिख दिया, और नीचे क्या है, p, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब r के बारे में बताओ। ठीक है, तो यहां लिख दो, जहां r एक नियतांक है, r क्या है, एक नियतांक है जिसे गैस नियतांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, r क्या है, एक नियतांक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, गैस नियतांक कहते हैं। अब दोस्तों r गैस नियतांक है। अब ये r क्या होता है दोस्तों, r एक नियत राशि है, इसका कोई अलग से स्पेशल अपना कोई अलग से मान होता है। तो दोस्तों जो r होता है, इसका r का मान होता है 0.0821 लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये R का मान होता है 0.0821 लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमने R के बारे में बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, जो P है इसको आप इधर ले जाओ, है ना, इसको आप इधर ले जाओ। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P भी, है ना। और यहाँ पर क्या देखो, RTN है ना, तो पहले आप N को लिख दो, फिर R को लिख दो, ठीक है, और फिर किसको लिख दो, T को लिख दो। तो ये आगे हमारा P भी बराबर NiT। देखो यही तो हमें स्थापित करना था और यही हमारे पास आ गया। तो दोस्तों ये जो हमारा समीकरण है वो कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। ये हमारा है आदर्श गैस समीकरण। इस प्रकार से हम आदर्श गैस समीकरण की दोस्तों स्थापना कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस बॉयल चार्ल्स एवोगैड्रो नियम को लगा दो और तीनों को आपस में मिला दो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाता है आदर्श गैस समीकरण। तो ये हो गया। अब दोस्तों यदि इस किसी गैस के लिए मोलों की संख्या हम 1 मान लें, किसी गैस के लिए यदि मोलों की संख्या हम क्या मान लें, 1 मान लें, तो यहाँ पर देखो यहां तक तो हमारा स्थापित हो गया, यहीं तक आपको स्थापित करना है। अब यदि इसको आगे बढ़ाना है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, यदि n बराबर 1, यदि जो आपका n है, इस n का मान कितना रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, P भी बराबर 1 ×
RT, क्योंकि इसका मान 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये PV बराबर RT है ना। तो ये भी दोस्तों आदर्श गैस समीकरण है, लेकिन ये किसके लिए है, जब n का मान कितना हो, 1 हो, तब ये आदर्श गैस समीकरण है। तो दोस्तों ये आदर्श गैस समीकरण हो गया। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं इस आदर्श गैस समीकरण के उपयोग। दोस्तों ये है आदर्श गैस समीकरण के उपयोग। हम देखते हैं कि कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देख लिया दोस्तों, जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो PV बराबर क्या होता है, nRT होता है ना। और दोस्तों n क्या होती है, मोलों की संख्या। तो n का मान क्या होता है दोस्तों, W, अब यहां देख रहा है क्या, ठीक है। तो दोस्तों n का मान क्या होता है, W/m, ठीक है। तो दोस्तों m जो है, सॉरी, जो W है वो भार है, और ये क्या है आपका अणु भार, m क्या होता है, अणु भार। तो अब दोस्तों हम n की जगह W/m रख देंगे, W/m रख देंगे, है ना। तो ये क्या हो सकता है, भार हो गया, और ये क्या हो गया, अणु भार हो गया। मतलब दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि इस आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके क्या हम अणु भार ज्ञात कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हम इन दो चीजों का मान मिल जाए और इन दो चीजों का मान मिल जाए, तो यदि इन चारों का मान मिल जाता है तो हम m का मान बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो मतलब हमारा पहला यही है, आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके गैस का अणु भार ज्ञात करने में किया जा सकता है। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण का उपयोग गैस का अणु भार ज्ञात करने में किया जा सकता है, मतलब इससे हम अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। दोस्तों जब हम अणु भार ज्ञात कर लेते हैं तो अणु भार ही एक, लगभग हम ऐसा कहें कि जो अणु भार होता है वही तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गैस स्थिरांक का मान ज्ञात करने में। तो दोस्तों हमने देखा है कि इसमें गैस स्थिरांक R जो है ना, इस R का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बाकी सब चीजों का मान मिल जाए तो हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो गैस स्थिरांक का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं आदर्श गैस समीकरण के द्वारा। अगला उपयोग है दोस्तों गैसीय आयतन ज्ञात करने में। देखो इसमें आयतन भी तो है, इसको हम गैसीय आयतन भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम गैसीय आयतन भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। और उपयोग लिखना है तो गैसीय दाब ज्ञात करने में, और लिखना है तो गैसीय ताप ज्ञात करने में, ये सब हम लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आदर्श गैस समीकरण के उपयोग हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।